औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक बार मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़ लीजिए आप लोग। जैसे कि मौज़ू आप लोग के इल्म में है कि हम जिस टॉपिक पे आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ आपके हाफ़ज़े से, भूलने के मर्ज़ से। और ज़ाहिर बात है ये वो अहम तरीन नुक्ता है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा हम सुनने में भी आ रहा है और देखने में भी आ रहा है। एक मरला इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले लेक्चर के हम 3 हिस्से जुज़ बता दें आज के क्या होंगे। एक जुज़ के अंदर हम आपको बयान फरमाएंगे कि बेसिकली ये भूलने का आर्ज़ा क्या है, कैसे होता है। थोड़ा सा हम इसमें हम रोशनी डालेंगे तिब्बी लिहाज से कि क्यों होता है। दूसरा मरला ये है कि बेसिकली इस आर्ज़े से बचने के लिए एक दफ़ा एक चीज़ हो गई है, एक दफ़ा है कि अभी हुई नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे सैलाब आते हैं, आप वो इक़दाम करेंगे सैलाब से बच सकें। तो इस तरह अभी आपको भूलने का मर्ज़ लाहक नहीं हुआ है तो आप उससे बचें कैसे पहले से। एक दफ़ा है कि अब वो मर्ज़ हो चुका है और कैसे आपको उसको काबू पाना चाहिए। तो ये अलग उन्वान है दोनों, ठीक है। फिर हम कोशिश करेंगे छोटी सी चंद एक्सरसाइजेज जो आपको यहाँ पर बैठे बैठे कराई जा सकें, जो कि इस टॉपिक का असल हदफ है कि आपको एक टॉपिक के बारे में बयान किया, उसके असबाब बयान किए और फिर उन असबाब के साथ उसको काबू करने के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं या बैठे बैठे जो आप कर सकते हैं उस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। इसलिए आमादगी के साथ आप लोग बैठिएगा और यकीनन ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है और बड़ा मज़ा भी आएगा आपको अगर आप लोगों ने मुसलसल तवज्जो दी, ठीक है। अच्छा, जो अफराद अभी नमाज़ नहीं पढ़ लें और नमाज़ पढ़ चुके हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो आगे आगे आ जाएं तो थोड़ा सा बेहतर नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर जिनको कोई मसला नहीं है तो वो बराए मेहरबानी आगे आगे तशरीफ़ ले आइए। चलें जी। तो सबसे पहला अनुमान कि भूलने का मर्ज़ क्या है, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो हिस्सा कि जो अवाइल ज़िंदगी के एतबार से, अच्छा अवाइल ज़िंदगी के एतबार से अगर किसी को ये हो रहा है तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। क्यों कि जो आम तौर पर अल्लाह ताला ने आपके बदन के अंदर जो भी एक निज़ाम रखा है उसकी भी एक उम्र है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी उम्र बुढ़ापे की तरफ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में टूट फूट होती है, जिसकी वजह से आपके असल अफ़ाल के अंदर जो एफिशिएंसी होती है उसको काम करने की वो कम हो जाती है। मसलन हाथ है, हाथ की ताकत जो जवानी में थी वो बुढ़ापे में नहीं है। चलने दौड़ने भागने की ताकत जो आपके हड्डियों पहले बर्दाश्त कर सकती है जब आप जवान थे, बुढ़ापे में ऐसा नहीं है। तो अगर बुढ़ापे में अगर आपको ये मर्ज़ लाक हो रहा है तो वो इतनी तशवीशनाक मरल नहीं, क्योंकि वो भी आप यानी तशवीशनाक बात है, ज़ाहिर बात है आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ जवानी के अंदर या 30s जब आप 30 साल क्रॉस हो चुके जब हो रही है तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो लिहाजा एक उन्वान तो वो है कि जो कि मर्ज़ है जो बाकायदा आपके एज के हिसाब से आपको हाथ सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन है। ज़ाहिर बात है आप बूढ़े हो गए तो आपकी जिस्म के अंदर टूट फूट हो रही है, जिसकी वजह से आपकी अफ़ालियत और फेलियत जो है वो कम हो गई है। तो ये तो एक इतना बड़ा मरला नहीं है, लेकिन मरला वो है कि जो हम तालिब इल्म में सुनते हैं कि सर सबक पढ़ा और अब याद नहीं रहता। हम एग्ज़ाम में बैठ के कोशिश करते हैं कि वो जो कल पढ़ के आए थे वो सवाल का जवाब ही समझ में नहीं आ रहा, वो सवाल ही याद नहीं हो रहा, वो चीज़ें जो पढ़ी थी वो याद नहीं हो रही। क्यों ऐसा है, इसको हमने ज़्यादा फोकस करना है। तो चाहे वो आपका बुढ़ापे का एज की बात की जाए या आपकी जवानी या तालिब इल्माना ज़माने की बात की जाए, तो जो एक्सरसाइज आपको हम तीसरे हिस्से में कराएंगे, ठीक है ना। यानी पहला फेज़ हमने बोला कि आपको बीमारी के बारे में बताया जाएगा, फिर हम कुछ चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और आखिरी में हम बताएंगे बेसिकली आप वो कौन सी एक्सरसाइज कर लें जिसकी वजह से आपको इन आर्ज़ाए जो भूलने का मर्ज़ है इससे आप बच सकें या कम से कम डिले कर सकें। जैसे जो बूढ़े अफराद हैं क्या कर सकते हैं कि इसे ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर बात है नेचुरल कुदरती तौर पर आपके जिस्म में तब्दीली आनी है, यानी टूट फूट का शिकार होना है, आपके दिमाग के खली टूटेंगे तो ज़ाहिर बात है उसकी परफॉर्मेंस कम होगी। तो उसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन डिले कर सकते हैं, यानी उससे ताख़ीर। मसलन जो मर्ज़ भूलने का आपको 60 साल की उम्र में अगर लगना था तो आप अगर चंद तब्दीली ले आए अपनी ज़िंदगी के अंदर, खाने के एतबार से, लाइफ स्टाइल के एतबार से, और चंद एक्सरसाइज अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो वो मर्द हो सकता है आपको 80 साल में जाकर लाहक हो।
अच्छा, फिर एक तरफ ये, दूसरा ये कि उसकी शिद्दत कम होगी। जो अफराद इन टेक्निक्स पे अमल करेंगे तो अगर आगे चल के उनको कुदरती तौर पे जब ये मर्ज़ आना शुरू होगा तो उसकी रफ्तार भी कम होगी और उसकी शिद्दत भी जो है वो नहायत ही कम होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि अगर आप इनको अभी से अगर आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अफादियत का बाज़ बनेंगे। अब आ जाएंगे भाई ये भूलने का मर्ज़ है क्या और लगता क्यों है। तो इसमें बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन हम जो तहकीक जब हम करते हैं तो उसमें जो चीदा तकरीबन 6 अवामिल को मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। हैं तो बहुत सारे अवामिल, लेकिन 6 आप कहें जैसे कलीदी और बुनियादी अवामिल कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ जो भूलने के मर्ज़ के अंदर चीज़ लाक होती है वो क्या चीज़ है? नींद। जिन लोगों की नींद प्रॉपर नहीं है, अब ये अलग उन्वान है कि जब हम बात करते हैं कि जो नींद है जिसे हम स्लीप इर्रेगुलरिटीज़ यानी नींद में खलल, ये पूरी अमराज की एक पूरी कैटेगरी है कि जिन लोगों की नींद मौसर प्रॉपर नहीं होती तो उनके जिस्म पे क्या क्या असरात पड़ते हैं और इससे उनके अंदर क्या क्या तगय्युरात आ सकते हैं, नफ्सियाती भी और उनके परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। तो ज़ाहिर बात है स्लीप इर्रेगुलरिटी पूरा अलग टॉपिक है, उधर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अवामिल के अंदर एक अवामिल याद रखेंगे, नींद जिनकी प्रॉपर नहीं है, नींद की कमी का शिकार रहते हैं या जिनकी नींद की ड्यूरेशन तो मुकम्मल है, यानी कितनी तकरीबन 7 घंटे अगर आप सोना चाहें तो आपकी नींद जो है वो प्रॉपर नींद से मुराद ये कि आप उसमें उठते नहीं, आप बार बार उसमें डरते नहीं। या अक्सर लोगों को डर लगता है ना, जो कहते हैं गला दबा रहा है कोई आके, इसको हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। ठीक है, जो ऐसा लग रहा है कोई आपको आके दबोच रहा है और आप जो है बोलने की ताकत आपकी जो है वो कम हो गई है, ख़त्म हो गई, इसको हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। ये अलग एक बीमारी है बाकायदा, इसको हम स्लीप टेरर अटैक भी कहते हैं, जो आपको सोते में अक्सर होता है और ये जवानी या बचपन में ज़्यादा होता है। जब आप बालिग हो जाते हैं तो ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिक ख़त्म होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहली चीज़ नींद अगर आप अपनी प्रॉपर कर लें, नींद मौसर कर लें। अब नींद मौसर कैसे होगी, इसके पीछे भी सारे असबाब हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जब आप सोते हैं, इसको हम जो टेक्निक बयान करेंगे उस टेक्निक न्यूरो एरोबिक्स के अंदर, और एक हम टेक्निक बयान करेंगे माइंडफुलनेस। क्या कहलाएगी? माइंडफुलनेस। ये क्या होती है? इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, उसमें से हम 2-3 करा सकते हैं। आपको ज़ाहिर बात है टाइम हमारे पास कलील होगा, तो हम इस माइंडफुलनेस के एतबार से जो 2 छोटी छोटी टेक्निक्स हैं वो हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे और इसके बाद न्यूरो एरोबिक्स के चंद टिप्स बताएंगे आपको, ताकि आप किस तरह। तो अगर आप सबसे पहले अपने हाफजे को कवी रखना चाहते हैं तो अपनी नींद का ड्यूरेशन और नींद की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर लें। उसके अंदर जो है वो सेकंड फैक्टर जब हम बात करेंगे जो आपके हाफजे को जो मुतासर करता है वो स्ट्रेस का होना है। जब आप स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं यानी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक हाफजे की सलाहियत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसी स्ट्रेस, ये लिंक्ड है, इसी स्ट्रेस का दूसरा असर किस पे पड़ता है? आपकी जो हमने पहला वाला उन्वान बयान किया है, नींद। अगर आप देखें जब आप स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसलिए स्ट्रेस दूसरा सबब बनता है कि जो आपके हाफजे को भी मुतासर करेगा और हाफजे के साथ साथ आपकी अच्छी नींद को भी मुतासर करेगा। तीसरा फैक्टर आता है डिप्रेशन। और जाहिर बात है अगर आप आज के माशरे में देंगे आपको हर शख्स स्ट्रेस में नज़र आएगा। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बाकायदा वर्कशॉप्स होती हैं, बड़े बड़े लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर भी होती हैं, इदारों के अंदर भी होती हैं कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। क्योंकि जब आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी परफॉर्मेंस को आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तो इतना भी ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में बाकायदा स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर ट्रेनर्स आते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे उनके बाकायदा वर्कशॉप्स कराते हैं ताकि आप स्ट्रेस अपने आप को काबू कैसे पाएँ, ताकि आपकी एफिशिएंसीज ऑफ परफॉर्मेंस वर्क प्लेस पे बढ़ सकें। तो अगर आप स्ट्रेस को काबू करना चाहते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक पूरा अलग टॉपिक है, लेकिन उसमें 1-2 नुकात इस एक्सरसाइज के अंदर हम आपके साथ कवर कर लेंगे। तीसरा उन्वान जो डिप्रेशन का बात की, डिप्रेशन के लिए भी यही उन्वान है कि जिस तरह स्ट्रेस की बात है तो डिप्रेशन को भी कंट्रोल करने के लिए जो अभी हमने एक टर्म इस्तेमाल की है माइंडफुलनेस और न्यूरो एरोबिक्स, बेहतरीन चीज़ें हैं। वो कैसे करेंगे अभी हमने बात की, लास्ट स्टेप में आपको बताएंगे वो। चौथा उन्वान जो इसके अंदर आता है बेसिकली इस हवाले से जो चौथा फैक्टर है वो आ जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज। मिसाल के तौर पे थायराइड के इशूज़ जो कि जवानी में कम होते हैं, बुढ़ापे में ज़्यादा होते हैं,
जिन लोगों के थायराइड के इशू होते हैं, इससे उनका हाफजा भी जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने आपको हेल्दी रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी बहुत सारे मसाइल को काबू में ला सकते हैं। तो चौथा फैक्टर हमने क्या बताया, बीमारी के अंदर जो आपकी मेजर चीज़ें बताएं वो थायराइड का मर्ज़ है। दूसरा अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि ख़ुद मेन बुनियादी लिहाज से क्या है, भूलने का सबसे बड़ा मर्ज़ दिमाग का क्या है, उसको हम कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़। और यहाँ पर मैं यानी चंद बातें बयान कर दूँ इस हवाले से अल्जाइमर्स, क्योंकि ये पूरा एक अलग मैनेजमेंट होती है न्यूरोलॉजी के अंदर जब हम अल्जाइमर्स पेशेंट को डील करते हैं। तो अल्जाइमर्स आसान लफ्ज़ों में भूलने का मर्ज़ क्यों होता है, इसमें जेनेटिक तब्दीलियाँ भी आ जाती हैं। दिमाग के अंदर एक ख़ास प्रोटीन होती है, वो आपके दिमागी खलियों से चिपक जाती है, ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, गुच्छे बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, दिमाग जब प्रोसेस कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को, तो जब वो उन जगहों से गुजरते हैं जहाँ पर वो गुच्छे बने हुए हैं या प्रोटीन आपस में मिल गई हैं, तो आपको रिट्रीव करने में प्रॉब्लम आती है। क्या करने में, मेमोरी को रिकॉल करने में। अच्छा, ये सिम्टम आजकल हम नौजवानों में देख रहे हैं, जो कि अलार्मिंग। जैसे हमने शुरू में कहा कि अगर चीज़ बुढ़ापे में हो रही तो इतना मसला नहीं, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर तो वैसे ही आपको नेचुरल तौर पे अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा है, एक ख़ास एज के बाद आपकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, जो कि नेचुरल अमल है। लेकिन ये हम जवानों में देख रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है किसी को अगर अर्ली एज में, लेट 20s में, अर्ली 30s के अंदर कुछ चीज़ों को भूलने का अगर मसला आ रहा है, तो इसके माने वो डेफिनेट अल्जाइमर डिजीज़ का शिकार होगा। कब, 60 साल पे जाके नहीं, हो सकता है कि 40 और 45 ईयर्स पे अल्जाइमर्स का मर्ज़ का शिकार हो जाए। और आपको मैं ये बताता चलूँ, अल्जाइमर्स के मर्ज़ की अभी कोई दवा डिस्कवर नहीं होती, सिर्फ लास्ट ईयर एक दवा आई थी और 3 महीने बाद उस पर भी थोड़े से मसले मसाला आए, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो आपको अल्जाइमर्स को ट्रीट करने के लिए कोई प्रॉपर मेडिकेशन टिप के अंदर यानी एलोपैथिक सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। एक ये ड्रग आती है और सारी बात है वो तमाम पेशेंट पे वर्क प्रॉपर्ली नहीं करती। जिनमें आप करते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। तो इसलिए आप जवान अगर हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके हाफजे कवी रहें, तो आप इन चीज़ों पे बहुत जो मतलब ये लेक्चर को कोशिश करें आमादी के साथ सुनें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकता क्योंकि टाइम की कमी है। क्योंकि एक नहीं, इसमें दसियों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आपकी रहने का तरीका, जिन अफराद के साथ आप मौजूद हैं वो कैसे गुफ्तगू करते हैं, जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं वो ग़िज़ा किस किस्म की है, आपके वर्क प्लेस पे आप अगर कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, आप कहीं इदारे में जा रहे हैं, वहाँ पर आपका बिहेवियर कैसा होता है, ख़ुद आपका बिहेवियर आपकी फैमिली में कैसा है, ये तमाम के तमाम अफराद ये असबाब कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपको इस किस्म के आर्ज़े जल्दी लाहक होंगे। तो जवानों को इस चीज़ पे बहुत फोकस करना है कि आपने इन चीज़ों पे हसास रहना है कि अगर आपको 25, 30, 35 साल की उम्र में अगर ऐसा लग रहा है मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, तो ये अलार्मिंग स्टेट है। आप अभी से इस पे फोकस करें अपने। हम अभी आपको डाइट का भी बताएंगे कि इन डाइट्स को अगर आप प्रॉपर रखें तो आप इन चीज़ों पे अच्छी तरह से काबू भी कर सकते हैं, किन एक्सरसाइज के ज़रिए आप अभी से इस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो चौथा आपको जो हमने पॉइंट बताया था वो बेसिकली डिप्रेशन था। पांचवा पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेसिकली मुताल्लिक़ है, जो कि हमारे मुआशरे में एटलीस्ट जिस जगह हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर इतना कॉमन नहीं है, जहाँ पर पोश शराज है वहाँ पर कॉमन है, यानी शराब का इस्तेमाल। इसलिए इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। जो लोग शराब नोशी के आदी होते हैं तो वो क्या करता है, जो शराब के मॉलिक्यूल हैं वो आपके दिमागी खलियों के अंदर आहिस्ता 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 उसको खोखला करके ख़त्म कर देते हैं। तो जब दिमागी खलिए ख़त्म होने शुरू होंगे तो ऑटोमेटिक आपका हाफजा मुतासर होना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में एटलीस्ट जहाँ पर जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पर इतना कॉमन नहीं है, सिवाय उस पोश एरियाज़ के जहाँ पर ये चीज़ अमूमन थोड़ी सी मिलती है हमें। इसी तरह जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि आपकी ग़िज़ा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ ग़िज़ाएँ जिस तरह हमने बात की हम वो बताएंगे कि आप अगर खाएं तो आपके हाफजे को कवी करती हैं। इस तरह कुछ ग़िज़ाएँ हैं कि जो आपके हाफजे और दिमाग और सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। उसमें इशारतन ये जितने भी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, यानी जो आपके पास ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इसके अंदर हाई कंटेंट शुगर होता है जो कि आपके सेहत की दीगर चीज़ों के लिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर एस्पार्टमिन शामिल है। ये जितने आप ड्रिंक्स लेते हैं मल्टीपल किस्म के, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक्स हों, इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर एस्पार्टमिन या एस्पार्टेट होता है। और एस्पार्टमिन और एस्पार्टेट आपके दिमागी खलियों के लिए नहायत ख़तरनाक चीज़ है।
तो जहन में रखें जो कार्बोहाइड्रेट डाइट हैं, जो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स मिल रहे हैं, उसके अंदर एस्पार्टेमिन होता है जो कि आपकी दिमाग, बाकी चीज़ें अभी उसकी तरफ डिस्कस नहीं करें, हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है, किडनी पे क्या असर पड़ रहा है, दीगर जगह क्या असर पड़ रहा है, नहीं, अभी हम दिमाग की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ फोकस कर रहे हैं। तो एस्पार्टेमिन आपके दिमागी खलियों के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हाँ, कभी महीने में एक दफ़ा पी ली तो कोई मसला नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर रेगुलर हैबिट बनाई हुई तो यकीनन आप चंद सालों बाद ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तग़य्युर आना शुरू हो गया है। तो ये इंडिकेशन बन रही है कि जैसे हम आजकल देख रहे हैं, क्योंकि कॉमन है डाइट, यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म जाते हैं जनाब, बैठे दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक रेगुलर पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, ख़तरनाक है माहौल, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। ये एक दफ़ा दो दफ़ा पीने से नहीं होगा, बल्कि अगर आप कई साल तक ये इस तरह के चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो इन तमाम के अंदर वो केमिकल्स शामिल हैं कि जो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह। ग़िज़ा के अंदर दूसरा उन्वान जितनी भी जंक फूड और प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड यानी जो चीज़ आपने देखा है कि वो मल्टीपल किसी टेक्निक, क्योंकि वो आप डब्बे में बंद है, 6 महीने की एक्सपायरी है, तो भाई ये 6 महीने की एक्सपायरी क्यों है? तो उसको अंदर उन्हें किसी न किसी केमिकल से प्रोसेस किया है। जो केमिकल हैं ये आपके लिए एक तो कैंसर बनाने वाला तो मरला अलग है, ये सारे जितनी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं इसका एक नुकसान कैंसर है, ठीक है ना। तो उससे हट के भी ये प्रोसेस आइटम आपके दिमागी खलियों के लिए भी क्या है, पॉइजन है। तो लिहाजा अगर आपके घरों में आपके इसलिए जब हम रेस्टोरेंट का खाना क्यों मना करते हैं, जहाँ एक फैक्टर ये है कि बेसिकली पता नहीं कौन सा कुकिंग ऑयल है, कौन सा वाला जो है वो चीज़ें मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं 2 नंबर, वहाँ एक उन्वान ये है क्योंकि अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर 2 घंटे भाग के आएँ गोश्त लेके आएँ, तो वो क्या करते हैं, ला के प्रोसेस्ड जो कबाब, ये फ्रेश कबाब नहीं होते, ये प्रोसेस बने हुए मनो सलवा, इस डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनके ला के रखे हुए होते हैं। तो जो ला के रखे कौन से हैं, वो प्रोसेस्ड हैं। जो प्रोसेस मीट से कबाब और शौरमे और मल्टीपल चीज़ें आप लोग खा रहे हैं, इन तमाम के अंदर वो केमिकल हैं कि जो आपके दिमागी खलियों के लिए क्या हैं, जहर कातिल हैं। तो बाहर के खाने की जिनको आदत है, जिनको जंक फूड खाने की आदत है, अगर इसको आप कट डाउन करें, और बच्चों में बड़ा कॉमन है जनाब बर्गर खाना है, जनाब पिज़्ज़ा खाना है, जनाब ये आपने जो ये ड्राई फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ये खाना, ये सब आपके ख़तरनाक तरीन। अभी मैं आप बात करूँगा, मैं उस तरफ नहीं टच कर रहा कि इससे आपके हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है, फैटी लीवर डेवलप हो रहे हैं, इससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं, अभी हम खाली दिमाग के हिस्से की बात करें। तो अगर आप इन चीज़ों में खाने के आदी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हाफजा बच्चों का बड़ों का कभी रहे, इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से। ख़त्म करेंगे तो आप इसका शाखसाना देखेंगे, फ़ौरन रिएक्शन नहीं आएगा इसका, 1-1.5 साल बाद आपके अंदर आप तब्दीली महसूस कर सकते हैं कि आप सेहत के एतबार से भी और दिमागी सेहत के एतबार, जिसे हम मेंटल जो है वो हेल्थ कहते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर हम बदन के जो अमराज हैं उस पर तो तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन जो दिमाग की सेहत है इस पर तवज्जो नहीं देते। हालांकि दिमाग की तवज्जो ज़्यादा है जिसको मेंटल, इसलिए आजकल रिसर्च के अंदर बहुत ही फोकस किया जा रहा है मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि अगर आप दीगर हिस्सों की सेहत को काबू में रखना चाहते हैं तो आपका दिमाग जो है वो काबू में होना चाहिए सेहत के एतबार से। तो लिहाजा मेंटल हेल्थ पूरा टॉपिक है, उस पर बाकायदा बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि मेंटल हेल्थ के अंदर आपके, जहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई ये ग़िज़ाएँ चीज़ें, इसके अलावा इसमें सोशल इम्पैक्ट है। सोशल इम्पैक्ट क्या, मैं और आपका बिहेवियर क्या है, ये मेरा और आपका बिहेवियर क्या करता है, आपके दिमाग की सेहत को मुतासिर करता है, ठीक है ना। अब ये 6 अवामिल बता दिए, आपको याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहली चीज़ आपकी ग़िज़ा है, दूसरी चीज़ हमने आपसे बात की कि अगर ग़िज़ा नींद है, पहली चीज़ आपकी नींद है, दूसरी चीज़ बेसिकली अगर आप जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं, तीसरी चीज़ अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, चौथी चीज़ अगर आपका डिजीज़ स्टेट है, जैसे हमने बात की अल्जाइमर्स डिजीज़ बड़ी ख़तरनाक है, इसके हवाले से पूरी एक ये तफसीली बयास है, यानी इस स्टेज पे आ जाते हैं पेशेंट के, उनको कुछ याद नहीं रहता, यानी अगर वो कोई चीज़, अगर कपड़ा पहन रहे, कपड़ा पहनते हुए भूल जाएंगे कपड़ा पहनना है मुझे, ठीक है, इतनी ख़तरनाक चीज़। कोई चीज़ रखी थी उन्हें पता नहीं कहाँ रख दी है, बैंक का चेक साइन कर दिया था, ब्लैंक चेक है, वो देना था, बेटे ने आना था, वो चेक कहाँ रख दिया पता ही नहीं है, चाबियाँ गाड़ी की, घर की, तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है। फिर इसी तरह जो है वो आपके डिजीज़ स्टेट आ गए, डिजीज़ स्टेट के बाद बेसिकली आपके पास अल्कोहल की हमने बात की थी, 5वां बेसिकली अल्कोहल है, अल्कोहल अगर आप अवॉइड करें तो क्या हमारे माशरे में नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। छठी चीज़ बेसिकली हमने बात की डाइट है। तो ये 6 बुनियादी अवामिल अगर आप गौर और फोकस कर लेंगे तो आप बहुत हद तक अपने इस आर्ज़े के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो ये अब आ जाएंगे बेसिकली ये होता क्यों है, ये तो ग़िज़ा और ये चीज़ें बताएं, प्रोसेस क्या है। देखिए प्रोसेस ये है,
ख़तरनाक ग़िज़ाएँ, ख़तरनाक सोचें, ख़तरनाक एटमॉस्फेयर, माहौल, ये क्या करता है, जो भी चीज़ यहाँ पर मौजूद थी इसको इसको हम जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया रिट्रीव करना, यानी वापस रिकॉल करना कि मेरे हाफजे में ये चीज़ आ गई थी, अब जब मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मेरे जहन में नहीं आ रही, ये क्यों होता है। तो आपके जिस्म के इस दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने मेमोरी की स्टोरेज के सेंटर बनाए हुए हैं। तो जो कुछ भी आप याद करते हैं वो सेंटर में जाता है। जब आपको याद करना होता है तो उन सेंटर से निकल के वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है दिमाग में। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आप बीमारी की हालत में होते हैं, तो उन स्टोर से उस इंफॉर्मेशन का निकल के आना या तो स्लो जाता है या बाद स्टेट में बंद हो जाता है। तो जिस किसी आपने बोला है उसका नाम क्या था, अब आप सोच रहे हैं उसका नाम क्या था, अच्छा उसका नंबर क्या था, भूल गए अब आप, याद नहीं, आप जहन पे जोर लगाने क्या था, लेकिन रिकॉल, जबकि वो चीज़ मौजूद है, यानी दिमाग के उस ब्रेन के सेंटर में वो चीज़ मौजूद है, लेकिन उस सर्किट को जिससे उस इंफॉर्मेशन को वापस आना था वो किसी न किसी बैरियर का शिकार हो गए। बैरियर क्या था, या बीमारी थी, या आपने फूड में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, या आप स्ट्रेस में हैं, या आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो लिहाजा वो चीज़ निकल के वापस आपके हाफजे के उस सेंटर में नहीं आ रही जो आपको बताएगा कि भाई ये चीज़ थी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर, रिट्रीवल के प्रोसेस के अंदर जो बैरियर्स होते हैं, ये आपकी खाने के या आपकी एटमॉस्फेयर के या आपकी डिजीज़ से आपको उसको मुतासिर करते हैं। ठीक है जनाब, क्लियर है यहाँ तक? एक बार सलवात पढ़ें मिल के ज़रा, ताकि अब आ जाते हैं कुछ आपको पॉइंट बताते हैं इस तरह के कि जो आपके काम के हैं और इनको आप कोशिश करें याद रखिएगा। जिसने नोट करना है नोट कर लें, नहीं करेंगे तो बहरहाल या तो आपका हाफजा कवी है या आपके जहन में रहे, लेकिन ये थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं सारे। नंबर 1, अच्छा जिनको जो कुछ भी लेके नहीं आए उनके हाथ में यकीनन उनके पास जेब में मोबाइल तो होगा, मोबाइल का व्हाट्सअप खोल लें, उसके अंदर जब आप कॉन्टेक्ट की लिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपका नंबर ऊपर आ रहा होगा, जब आप उसको क्लिक करें तो आप सारी चीज़ें उसमें सेव भी कर सकते हैं, अपने आप को मैसेज कर लें आप। ठीक है ना, तो इस तरह क्या होगा, वो चीज़ सेव रहेगी। सेव रखने का एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आप कहीं बैठे हो, आपके पास कलम ना हो, पेन ना हो लिखने के लिए, कोई चीज़ ना हो नोट करने के लिए, तो मोबाइल में आप नोट कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं न्यूरो एरोबिक्स के अंदर उस एक्सरसाइज की कि जो 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। कितनी चीज़ों पर? अब यही बार मतलब बहुत सारी साइकोलॉजी के अंदर एक्सरसाइज ऐसी जिसके अंदर 5 का उन्वान आता है, ये भी खुदा की हिकमत है, बहरहाल क्यों। तो 5 उन्वान में से स्टेप याद रखिएगा आप, जब आप किसी, जैसे हमने बात की कि आप डिप्रेशन में हैं, आप एंगर में हैं यानी गुस्से में हैं, ये गुस्सा भी आपके लिए ज़हर कातिल है आपके हाफजे के लिए। तो एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन मैनेजमेंट आप बग़ैर किसी साइकोलॉजिस्ट के, साइकेट्रिस्ट के, न्यूरोलॉजिस्ट के बग़ैर दवा खाए इन टेक्निक से भी कर सकते हैं। हाँ, हम ये नहीं कह रहे अगर कोई सीवियर क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार है वो ज़ाहिर बात है वो तो डॉक्टर के पास जाने जाना है, लेकिन हम बात करें अभी आपके हवाले से वो स्टेज नहीं आया है, अभी आप बिल्कुल इनिशियल हवाले स्टेज पे या सीवियरिटी इतनी नहीं है, तो अगर आप इन चीज़ों पे काबू पाना चाह रहे हैं तो आप इन अवामिल को अगर फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत हद तक अपने हाफजे को कभी भी रख सकते हैं। तो जो ये कहलाती है 5 सेंसेस एक्सरसाइज। क्या कहलाती है? 5 सेंसेस एक्सरसाइज। 5 चीज़ें इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ क्या है जो कि 5 पे मुश्तमिल है, आप जब स्ट्रेस में आएँ, आप जब किसी ख़तरनाक सिनेरियो में कोई बहुत सदमा हो गया, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अब आपने देनी है पॉज। क्या करना है आपने? वक्फ़ा देना है। किसको? एक बार सोच को वक्फ़ा दे के आपने ये 5 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो कि स्टेप 5, यानी आपने, सेंस से क्या मुराद है? हिस्स कहते हैं आपको। हिस्स यानी देखना, सुनना, चखना, बोलना, ये सब आप करते हैं ना, देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सही है, स्मेल। ये 5 जो हवास खमसा आपको दिए गए हैं, इसका इस्तेमाल करना है आपने। किस लिए? अपने हाफजे को महफूज रखने के लिए, इस एंगर पे, स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे कंट्रोल पाने के लिए और हाफजे को कवी करने के लिए। पांचवी चीज़ आप, यानी स्टेप की हम बात करें, जो आपने पहला स्टेप जो आपने 5 चीज़ें करनी हो, क्या करनी है, वो किससे मुताल्लिक है? कौन सी सेंस? देखने की। आप गुस्से में आ गए थे, आप स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में, सदमे में थे, अब आप पॉज देंगे और सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे। क्या स्टेप होगा?
आपने फोकस करना है 5 चीज़ों पे जो आपको, अभी आप देखें आँखों की सेंस को फोकस करने की बात हो रही है, सुनने, देखने, बोलने, चखने और सूंघने की नहीं। पहले स्टेप पे आपने काउंट करना शुरू करना है, फोकस करना है 5 चीज़ों पे। यानी आप बैठे हुए हम, मैं क्या करूँगा, अगर मैं स्ट्रेस में आ गया, गुस्से में आ गया, अब मैं देख रहा हूँ क्या है। अब मैंने पहला फोकस किया, अपने हाथ पे काउंट किया, पहला फोकस मैं देख रहा हूँ इस कैमरे को। दूसरा फोकस, अगर ये मेरे जानने वाले तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी क्या चीज़ हो गई, नीचे कारपेट बिछी हुई है। चौथी क्या चीज़ हो गई, ये दीवार है। और पाँचवीं चीज़ पंख। 5 चीज़ें हो गई, ये स्टेप मुकम्मल हो गया आपका। लेकिन ये स्टेप का बुनियादी उसूल क्या है, अवेयरनेस के साथ, तवज्जो के साथ, कि आप चीज़ें तो बहुत सारी हैं मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 5 नोटिसेबल चीज़ें काउंट करनी है। कितनी करनी है, 5। ठीक है, 5 चीज़ें आपने नोटिस करनी है। नेक्स्ट स्टेप, जब ये मैंने स्टेप मुकम्मल कर लिया, अब फिर पॉज दूंगा, आंखें बंद करूंगा। क्या करूंगा, पॉज दूंगा, आंखें बंद करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4 चीज़ों को, कौन सी वाली हवा से हमसे को इस्तेमाल करना है। अब मैंने टच, फीलिंग को, यानी अगर मैं बैठा हुआ हूँ चेयर पे, तो ये चेयर मुझे कैसा फील दे रही है। जो लकड़ी वाली चेयर पे बैठे हैं वो कैसा फील दे रहा है उनको, जो कारपेट पे बैठे हैं वो कारपेट मोटी है, पतली है। फील को मैंने एक फील में देख लिया, मैं यहाँ बैठा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि भाई मेरे कान पे ये हेडसेट लगा हुआ है, तो ये जो मेरे कान में प्रेशर दे रहा है ये टच का रेफरेंस है। तो इसके मायने है कि एक मैंने काउंट किया कि यहाँ मैं बैठा हूँ, ये सीट मेरे लिए कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, हार्ड है या सॉफ्ट है। दूसरा टच मुझे आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं जो ये पहना हुआ हूँ ये मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, इरिटेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इरिटेट कर रहा है मेरे राइट ईयर पे, आई विल फील कि भाई मुझे लेफ्ट ईयर पे ये जो हेडसेट है इरिटेट कर रहा है। तीसरी, अगर मोबाइल हाथ में होता, ये मोबाइल में क्या है, टच है, तो ये टच मुझे कैसा दे रहा है, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड में मैंने पकड़ा कहाँ पर है, 3। मैंने कहा कि 4 नोट करना है। चौथा क्या नोट करना है, मिसाल के तौर पे अगर आप जूता पहने हुए थे, शूज़ पहने हुए हैं, कोई चप्पल पहने हुए हैं, या कपड़ा, या अगर सर्दियों से आप क्या होता है टोपा पहन रहे होते हैं, तो आपने 4 टच की चीज़ों को फील करना है। फील सिर्फ नहीं करना, फील को कैटेगराइज करना है। आई एम फीलिंग गुड, बैड, इरिटेबल, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, राहत फील कर रहा हूँ, ना राहती फील कर रहा हूँ, खुशी फील कर रहा हूँ, या नॉर्मल है, या थोड़ा सा मुझे यानी बेचैनी सी लग रही है इसकी वजह से। ये आपने फील करना है 4। स्टेप 2 मुकम्मल। स्टेप 1 क्या था, 5 चीज़ें देखने वाली अवेयरनेस के साथ। स्टेप 2 यानी आपने उस 5 मिनट के बाद चौथे 4 चीज़ों को फील करना। स्टेप 2 मुकम्मल, आपने काउंट कर लिए 4 चीज़ मैंने फील की हैं। ठीक है, और ये मुझे क्या अच्छा फील कर रही थी, बैड फील कर रही थी, कितना। पॉज लूँ, आँख बंद करूँ, मूव टू स्टेप 3 विच इज़, अब कौन से खवास का इस्तेमाल करेंगे, सुनने, बिल्कुल सही कहा, हेयरिंग को, सुनने को। कितना सुनूं, सिर्फ 3 चीज़ों का मैंने सुनना है, यानी 3 मैं काउंट करूँगा 3। अब मिसाल के तौर पे इसी हॉल का सिनेरियो ले ले, आप तमाम लोग अभी सुन रहे हैं, किसको, स्पीकर को, ये एक चीज़ हो गई। सबके अंदर बुनियादी उसूल वही है, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस के साथ मैंने फोकस करना है इन पॉइंट्स। दूसरा क्या, बाहर से मुझे आवाज़ आई स्कूटर के आने की, दूसरी हेयर की मैंने। तीसरी चीज़ क्या है, मिसाल के तौर पे पंखा चल रहा होता, पंखे की भी आवाज़ है। ठीक है, अभी कहीं से अनाउंसमेंट हो रही है, आई थिंक कोई ठेले वाला है गालबन, उसके स्पीकर की आवाज़ आ रही है, लेकिन कब फील किया, जब मुतवज्जा हुआ। आई हरी सामान वाले की आ रही, आई थिंक, ठीक, कब हुआ। अब ये मैं, अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको, इसके पीछे मैकेनिज्म समझें। इसको हम कहते हैं डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट, री एंगेजमेंट। चूँकि मैं गुस्से में था, डिप्रेशन में था, स्ट्रेस में था, उसको मैंने क्या करना है, डिसएंगेज करके अच्छी चीज़ से री एंगेज करना है अपने माइंड को। तो जब मैं डिसएंगेज करूंगा तो गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस क्या होगा, कट ऑफ होने लगेगा, और वो कट ऑफ होकर रिकनेक्ट ना हो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उससे उन चीज़ों को कनेक्ट करवाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, कि बैठ के कैसा फील कर रहा हूँ, पहन के कैसा फील कर रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, ताकि मेरा वो जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का सर्किट है वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाए। और जब ये डिस्कनेक्ट हो तो वापस कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट करूँ, इन चीज़ों से। जो खवास
हवास खमसा को इस्तेमाल करके मैं उसके सिग्नल्स को कनेक्ट करना शुरू कर दूँ, कुछ देखने से मुताल्लिक, कुछ सुनने से मुताल्लिक, कुछ बोलने से मुताल्लिक, कुछ चखने से मुताल्लिक, कुछ सूंघने से मुताल्लिक। तो तीसरा स्टेप क्या था, आपने सुनना है 3 चीज़ों को। तो हमने बोला कि आपने मेरी आवाज़ सुनी, बाहर से जनाब बाइक गुजरी उसकी आवाज़ सुनी, आपने अगर फॉर एग्जांपल पंखा चल रहा होता है इसकी आवाज़ होती। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ तो अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह माइक सिस्टम बहुत अच्छा है। बाद माइक सिस्टम देखते हैं गुरगुर कर रहा होता है, तो ये गुरगुर क्या होता है, 2 अलग आवाज़, एक स्पीकर की आवाज़, एक उस गुरगुर की आवाज़, उसको हम कहते हैं नॉइस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वॉइस एंड अ नॉइस। वो चीज़ जो आपकी कानों को बुरी लगती है उसको हम कहते हैं नॉइस, ठीक है। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि वॉइस आपको, बाज़ लोगों की वॉइस आपको अच्छी लगती है और बाज़ लोगों की वॉइस आपको अच्छी, बहुत सारे आप जो पढ़ने वाले हैं नात ख्वां मनक़बत ख्वां आपको बोलते हैं यार क्या अच्छी आवाज़ है, तो आप मुतवज्जे उसकी आवाज़ के ऊपर। और बाज़ जो पढ़ने वाले नहीं होते, जो घरों में अक्सर लोग जैसे कज़न वगैरह बोलते हैं, वो हम क्या बोलते हैं, भाई इतनी भोंडी आवाज़ है आप खामोश हो जाओ। क्यों? हालांकि आवाज़ तो उसकी भी, आवाज़ तो मेरी भी, आवाज़ तो उस पढ़ने वाले की भी है, लेकिन एक की आवाज़ ऐसे मेलोडियस होती है जो आपको अपील करती है। कुरान जो कारियान कुरान है, बाज़ कारियान कुरान आपको लगता है कि आप ये पढ़ते रहें, और अगर हम और आप पढ़ें नॉर्मल तो मतलब हम कंसंट्रेशन ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारी उस आवाज़ में वो ना चार्म है, ना अट्रैक्शन है, ना वो रिदम है। तो इसके मायने ये हैं कि जो वॉइस होती है, इन तमाम जो आपको जारी बात है, वक्त मैं तेज़ी से बता रहा हूँ पॉइंट वाइज, वरना इन तमाम के पीछे पूरे फ़लसफ़े हैं कि असर रखती है जो आवाज़ होती है आपके जिस्म के ऊपर, बाकायदा आपके खलियात के ऊपर इसका असर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर असर नहीं होता, कोई पूछे कि तो भैया अगर असर, ये अल्फाज असर ना करते तो मुझे बताएं गाली सुनकर को गुस्सा क्यों आता है, या फ़ज़ाइल के जुमले सुन के आपके अंदर से रूहानी कैफियत और खुशी क्यों आती है। तो इसके माने अल्फाज आपके ऊपर असर रखते हैं। जब ये असर रखते हैं तो इसी असर को इस्तेमाल करके आप दिमाग के अंदर मौजूद उस खलल को हटाएं। तो इसके लिए क्या करना, वॉइस पे गौर। जब आपने तीसरा स्टेप मुकम्मल कर लिया, चौथे स्टेप पे आए। चौथा स्टेप क्या चीज़ है, बेसिकली अगेन स्टेप पे आने से पहले पॉज दें, आंखें बंद करें। अब 2 काम करने हैं, उसका कुव्वत शाम यानी सूंघने की सलाहियत। आपने 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पे अभी गर्मी हो गई, थोड़ा सा हफ्स हो रहा है, बाकायदा आप फील करें कि पसीने की महक आ रही है किसी कानों में, या अगर अमूमन इस तरह के इवेंट के बाद जब कोई होती हैं तो आपके पास पीछे से देख की खुशबू आ रही होती है। स्मेल द 2 थिंग्स। जब आपने 2 चीज़ें स्मेल कर ली, डिफ्रेंशिएट कर लिया गया, उसमें से ये अच्छी खाने वाली आपको अच्छी लगेगी और किसी के सॉक्स की या पसीने की बू आपको अच्छी नहीं लगी, या कोई नमाजी बेहतरीन इतर लगा के आया है, दाएं बाएं जो बैठे थे इनका इतर अलग था और उनका इतर अलग था और दोनों की इतर की खुशबू अच्छी थी, आपने बोला इस वाले की ज़्यादा अच्छी है। आपने माइंड को डिसंगेज करके रीएंगेज किया उस चीज़ से जो आपके लिए पॉजिटिव थी। स्टेप 4 मुकम्मल, पॉज दें, आंखें बंद करें। स्टेप 5 लास्ट स्टेप विच इज़ टेस्ट। बिल्कुल परफेक्ट। अब ज़ाहिर बात है हम बैठे में तो कोई चीज़, हम बाज़ दफ़ा जैसे तालिब इल्म क्लास में जो चिंगम वगैरह खा रहे होते हैं उस टेस्ट को फील करें। ये 5 स्टेप्स हैं, 5, एक में 4, एक में 3, एक में 2, एक में 1, पहले वाले में 5 चीज़ें आपने इस तरह हर के बाद में पॉज देना है। ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें आप। कब? घर में बेगम से झगड़ा हो गया है, ऑफिस में बॉस से झगड़ा हो गया है, कज़न का कज़न से नाराज़गी हो गई है, डू दिस थिंग यू। अच्छा, शुरू में शायद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस में टाइम, जैसे हमने बोला कि कंसंट्रेशन और अवेयरनेस के साथ करना है, तो शुरू में अवेयरनेस कंसंट्रेशन लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद जब ये प्रैक्टिस में आएगी तो इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा जल्दी अचीव करेंगे आप, उतना ज़्यादा जल्दी गुस्से से बाहर आ जाएंगे। विद इन मिनट गुस्से से बाहर, विद इन मिनट डिप्रेशन से बाहर। आपको किसी डॉक्टर दवा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 5 स्टेप्स याद रखने आपके लिए कारामत तरीन है। अब आए थे दूसरे स्टेप की तरफ, माइंडफुलनेस की। ये हमने अभी न्यूरो एरोबिक्स से थोड़ी सी बात की, आपसे हम बात करें माइंडफुलनेस की। अब माइंडफुलनेस के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज है, पूरी PDF मौजूद है इतनी मोटी सी, जिसमें 71 बात तक एक्सरसाइज है। हम 2-3 छोटी-छोटी बता रहे हैं, उनमें से सबसे छोटी तरीन मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मैं एक उसको बताने से पहले एक बार सलावत पढ़ने ताकि आप वो हो जाएँ फ्रेश। तो माइंडफुलनेस के एतबार से सबसे जो छोटी एक्सरसाइज है वो 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। कितने स्टेप्स पे? 3। सबसे पहला स्टेप है विच इज़ कॉल्ड ऑटो पायलट। ऑटो पायलट क्या होता है? देखें आपने आजकल जो गाड़ियाँ बड़े बड़े होते हैं जहाज़ वगैरह, इसके अंदर अगर आप रिलैक्स होकर बैठना चाहते हैं तो
ऑटो पायलट का बटन दबा दें, वो खुद ब खुद गाड़ी अपनी स्पीड से चलती रहेगी। आपको ना स्टीयरिंग मोड़ना है, ना कुछ करना है, ना आपने क्लच दबानी, कुछ नहीं। वो ऑटोमेटिक गाड़ी आप बैठ के खाते रहें, कुछ करते रहें। हाँ, देखते ज़रूर लें स्क्रीन के सामने, ऐसा ना हो कि सामने से कोई हिरन आ जाए, कुछ आ जाए तो आप ये ऑटो पायलट। अब आप डेली प्रैक्टिस करें इस चीज़ को। अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस से बचे रहें, डिप्रेशन से बचे रहें, आपको हो ही ना डिप्रेशन, तो इन प्रैक्टिसेस को अपना लें। ऑटो पायलट क्या है? जब भी आप किसी थोड़े से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएं, स्टेप 1 ऑटो पायलट मीन्स उस जो सिनेरियो आपके पास सामने आ गया है, जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सोच में, बॉडी में, बैठ जाएं, उसको देखें कि ये अनकंफर्टेबल चीज़ है क्या चीज़। कोई दर्द शुरू हो गया है, किसी ने मुझे जो चीज़ की वो दिमाग में मैं लेके सोचे जा रहा हूँ उसके बारे में, जो मुझे बुरी लग रही है, ठीक है, ये कहलाएगा ऑटो पायलट फेस। उसके बारे में जो आपने कर लिया, सेकंड स्टेप पे चले जाएं। क्या करें? अब एक्सरसाइज है जो आपने करनी है, 6 डीप ब्रीथ लेनी है। लेकिन किस तरह, कितनी? और ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर आप इसको 1 मिनट में कर लें। अच्छा, जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है, आपको किसी में 5 मिनट लगेंगे, किसी में 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं है। सेकेंड स्टेप बेसिकली जो है वो ये है कि आपने डीप ब्रीथ लेनी है 1 मिनट के अंदर। यह है इंटरनल फेज। पहला फेज ऑटो पायलट, जिसमें आप जांच लें कि भाई मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ, मैं हूँ कहाँ पर, मेरे साथ हुआ क्या है, और मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। तो इसके बारे में तो आपने थोड़ी कॉन्शियस होना है। जब मैं कॉन्शियस होकर आइडेंटिफाई कर ले कि यार मुझे उसकी ये बात बुरी लगी थी, अब आए सेकंड फेज पे। डीप ब्रीथ लेनी है 1 मिनट में 6। किस तरह? जब आपने डीप ब्रीथ लेनी शुरू की, यू विल फील, पहले ब्रीथ पे यू विल फील क्या कि जनाब चेस्ट आपका, जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं सीना ऊपर निकल रहा है ना, उभर रहा है ना, यू विल फील दिस इंटरनल चेंज। जो आपने जिस्म के अंदर ये तब्दीली महसूस की है बैठे बैठे, सीने का फूल जाना, वापस से रिलैक्स। सेकंड ब्रीथ, अब मैं कोशिश करूंगा सेकंड चेंज क्या हुई? जब मैंने डीप ब्रीथ करके देखें आप लोग क्या फील कर रहे हैं, मुझे बताना चाहिए, आपको खुद बताना चाहिए था कि सेकंड में आप क्या नोटिस कर रहे हैं। मैं तो बता दूंगा, मसलन मैं नोटिस कर रहा हूँ जब मैंने सेकंड ब्रीथ ली, पेट भी अंदर जा रहा है। मतलब जिनकी तोंद है उनको ज़्यादा फील होगा, जिनकी तोंद नहीं है उनको कम फील होगा कि पेट अंदर जा रहा है। जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं तो चेस्ट जब पुल अप करता है तो आपकी बैली इनसाइड जाती है, ठीक है ना, तो पेट भी अंदर जा रहा है। ये सेकंड रिलैक्स किया आपने आपको। तीसरी ब्रीथ ली, अब क्या महसूस कर रहा हूँ? जब मैंने तीसरी ब्रीथ ली, आप करके देखिएगा तो आपको थोड़ा दबाव महसूस होगा सीने, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप आदि नहीं एक्सरसाइज के, तो आप क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुझे दबाव सा फील हुआ सीने को ऊपर, मैंने रिलैक्स किया। चौथी ब्रीथ ली, जब चौथी ब्रीथ ली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं ब्रीथ ले रहा हूँ तो मुझे अपनी आप नाक में आहिस्ता आहिस्ता मुझे गर्माइश से महसूस हुई है। क्योंकि जब आपको होता है जब इंटरनल एयर निकलती है वो क्या होती है, थोड़ी सी बाहर की एयर के मुकाबले में वार्म होती है। जो अंदर की जब आप एयर बाहर निकालते हैं, जिसको हम अनऑक्सीजनेटेड एयर कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो थोड़ी सी वार्म होती है, तो आप वार्म फील करना शुरू, पहली में नहीं करेंगे, दूसरे में नहीं, जब वो बार बार बाहर निकल ली तो आपको वार्म इससे फील होना शुरू हो जाएगा एयर की वजह से। पाँचवीं मैंने ब्रीथ ली, अब ज़्यादा और टाइटनेस महसूस हुई, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं ना, आप करके देखें आपको फील हो रहा होगा, तो आपने मुतवज्जा रहना है कि इंटरनल चेंजेस क्या आ रही हैं। जब मैंने छठी ब्रीथ ली मुझे एहसास हुआ कि क्योंकि अब मैं इस चीज़ को फील करूँ अपने बॉडी के अंदर, तो मैं जो चीज़ महसूस कर रहा था कि जिसकी वजह से मैं टेंशन, स्ट्रेस, दबाव और डिप्रेशन में आया था, वो वाला सिग्नल अब मिनिमल होना शुरू हो गया। ये छठी ब्रीथ पे मैं महसूस करूँगी। सेकेंड स्टेप मुकम्मल। थर्ड स्टेप क्या है? ये इंटरनल चेंज को फील करना था। अब मैं देखूँ एक्सटर्नली, झगड़ा हुआ था उनसे, वो भी सामने खड़े में, अब मुझे फील होगा यार पहले मैं गुस्से में था, दिल चाह रहा था मैं गिरबान पकड़ लूँ, लेकिन जब मैंने ये काम किया अब मुझे फील हो रहा है कि नहीं यार ठीक है यार कोई मसला नहीं, खैर है। अब मैं एक्सटर्नल चीज़ों को एवेलुएट करूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ एक्सटर्नल चीज़ों के एतबार से। आया अब मुझे ठंडक लगना शुरू हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, पंखा खोल लूँ, एसी चला लूँ, ये कर लूँ। अब आपने इंटरनल फेस को छोड़ के एक्सटर्नल फेस की अवेयरनेस लेनी है। बहुत छोटी एक्सरसाइज है। पहला फेज रिपीट करते हैं, ऑटो पायलट, यानी महसूस करें ये हुआ क्यों है, उस पर गौर करें, तवज्जो करें 1-1.5 मिनट। उसके बाद आप जब फील कर लेंगे भाई ये वजह थी, अब आप 6 डीप ब्रीथ लें, गहरी सांसें लें। हर गहरी सांस के ऊपर आप कोशिश करें कि
उस इंटरनल बॉडी चेंज को फील करना। तीसरे स्टेप पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फील करना। अब मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, अभी जो चीज़ मुझे बुरी लग रही थी अब वो मुझे बुरी नहीं लग रही होगी इस एक्सरसाइज के बाद। ठीक है, ये सेकंड एक्सरसाइज है। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम चंद न्यूरो एरोबिक्स की बेसिक एक्सरसाइजेस के ऊपर, जिसके अंदर आप अपने हाफजे को बहुत अच्छी तरह महफूज, अब हम बात कर रहे हैं महफूज रखने की। न्यूरो एरोबिक्स की शॉर्ट आसान तरीन लफ्ज़ों के अंदर जो तशरीह की जाएगी आपके सामने वो ये है कि अपने रूटीन, जो भी आपने रूटीन बनाया हुआ था उस रूटीन से हट के काम करना। मिसालें देते हैं आपको, छोटी छोटी टिप्स हैं। जिन लोगों को आदत है कि वो कंगा शीशे के सामने करते हैं, कल से वो कंगा शीशे के सामने करना छोड़ दें। जिनको आदत है घड़ी उल्टे हाथ में पहनने की, वो सीधे हाथ में पहनना शुरू कर दें। आसान तरीन, इफ़ेक्टिव तरीन। कुछ दिन मुश्किल होगी, इस मोबाइल को उल्टा करके टाइप करने की प्रैक्टिस करें। ये वो माइंड एक्सरसाइज हैं कि जो आपके अंदर तेज़ी से आपके दिमाग के हाफजे की रीवायरिंग, मैं चूँकि टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि इनसे होता क्या है, आपके दिमाग के अंदर रीवायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप भूलने के मरज़ की तरफ जा रहे थे तो दिमाग के खलियों ने जो एक वायरिंग का पैटर्न बनाया हुआ तो फिक्स हो गया था, इसलिए आप पढ़ते थे भूल जाते थे। जब आपने चेंज सिग्नल दिया उसको, यानी मोबाइल आप टाइप करते थे सामने स्क्रीन करके, अब आपने मोबाइल उल्टा करके टाइप करना। अच्छा, अब शुरू में टाइपिंग मुश्किल हो रही है, पासवर्ड डालें, पासवर्ड उल्टे रख के आप डालें, क्यों पासवर्ड 4-6 वर्ड पे मुश्तमिल होगा, वो आसानी से प्रैक्टिस होगी। जब पासवर्ड की प्रैक्टिस हो जाए तो कोशिश करें एक एक लाइन के SMS लिखें उल्टी स्क्रीन करके, बहुत तेज़ी से तब्दीली आएगी आपके हाफजे के अंदर विद इन फ्यू मंथ्स। करके देखिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, रूटीन को ब्रेक करना, जो दिमाग के अंदर सिग्नल बन गया है उस सिग्नल को तोड़ने के लिए आपने उस रूटीन को ब्रेक करना है। जैसे रूटीन ब्रेक होगा, नया सिग्नल, नया सर्किट, दिमाग हशाश बशाश। ठीक है, आप मस्जिद आते हैं रेगुलर एक रास्ते से, कोशिश करें आपकी ही अतराफ़ की जानने वाली गलियाँ हैं, जिस गली से आते थे उस गली का रूट चेंज करके आना जाना शुरू करके देखें। ये बूढ़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार है। आप जो काम, अब एक पावरफुल काम बता रहा हूँ, पावरफुल टूल ब्रेन के लिए, जो काम राइट हैंड से करते थे अब वो आप लेफ़्ट हैंड से करना शुरू कर दें। मसलन आसान काम की बात कर रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली आज जो है वो बाइक जो है वो उल्टे हाथ से चला के देखें, आपको प्रैक्टिस अगर ना हो ये काम ना करें। मसलन जैसे हमने कंगे की मिसाल, कंगा करते हैं आप लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दें। अगर आप राइट से करते थे लेफ्ट से करें, लेफ्ट से करते थे राइट से करना शुरू कर दें। बटन लगाना, बटन अगर आपकी आदत लेफ्ट है तो आप राइट से करें, राइट से तो लेफ्ट से करें। ठीक है, बेल्ट लगाना, आप अगर कपड़े बदलते हैं खड़े होकर तो बैठ के बदलना शुरू करते हैं, बैठ के बदलते खड़े होकर शुरू करते हैं। अच्छा, इस्लाम में ऐसे बैठ के करने चाहिए बहरहाल, लेकिन हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं। खुलासा ये कि जो काम आप रूटीन में करते हैं उसको आपने रिवर्स करना है रूटीन चेंज करके। घड़ी घर में लगी है, डायरेक्ट देखते थे, डायरेक्ट ना देखें, घड़ी की पोजीशन उस जगह कर दें जहाँ सामने शीशा पड़ता हो, ड्रेसिंग टेबल में बैठ के घड़ी का टाइम देखें। आप समझ रहे हैं कितने आसान काम है कि जिसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, जिसमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, और इसकी अफादियत प्रूवन है। ज़ाहिर बात है मैं साइंटिफिक लेक्चर नहीं दे रहा जिसमें बताता कि फलां साइंटिस्ट ने ये किया और उसने ये बताया, उसने ये किया, उसने बताया। ये खुलासा बता रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो बैठी हुई वो डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पर कि हम उनको साइंटिफिक बताएं कि जनाब इसका इम्पैक्ट दिमाग के इस ब्रेन के सेंटर पे और ये हिपोकैम्पस पे और ये जो है वो ये वाले एक्सरसाइज जो है वो। अब जैसे भूलने का जो आर्ज है इसके लिए इसकी भी टाइप है, एक होती है एमनीजिया, इसकी भी टाइप्स हैं, रेट्रोग्रेड एमनीजिया, एंटोग्रेड एमनीजिया। फिर हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम उसमें डिमेंशिया है, तो डिमेंशिया किस स्केल का है, अभी क्या मेडिकल, अब ये सब आपको बताएंगे, आपके ना काम का है और ना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो निचोड़ है चीज़ों का। तो इसकी जितनी आपको पैटर्न बता रहे हैं, मतलब हो सकता है कोई फील कर रहा हो यार ये क्या बात हुई कि बटन उल्टे हाथ से लगाना शुरू कर दो, ये क्या बात हुई कंगा उल्टे। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीज़ें हैं कि ये आपके दिमाग के अंदर सर्किट में तब्दीली लेके आती हैं और इस तब्दीली से आपके दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है,
तो न्यूरोरॉबिक्स के अंदर आप हर वो काम करेंगे जो आप करते रहे हैं, उसका रूटीन चेंज कर दें। अब इसके माने ये नहीं कि आप बोलते हैं मैं रोज़ाना टाइम पे नमाज़ पढ़ता हूँ, टाइम पे नमाज़ पढ़ना छोड़ दूँ, नहीं भाई, ये नहीं कहा है हमने। हमने ये कहा है जो मोटर फिजिकल काम आप कर रहे हैं रेगुलर, मसलन कोई जो है वो जूसर मशीन से जूस निकालने की आदी है, ठीक है ना, तो वो जिस हैंड से काम करते हैं रिवर्स हैंड से स्टार्ट कर दे उसका काम, ठीक है। बटन लगाना, कपड़े, टाइम देखना, मोबाइल के यूजेज, मल्टीपल काम है जो आप जो डेली लाइफ में करते हैं, उस डेली रूटीन के अंदर सिग्नल दें ब्रेन को, अब मैंने इसको इस तरह करना है। इससे क्या होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता महसूस करेंगे कि क्योंकि दिमाग क्या होगा, रीवायरिंग होगी, दिमाग के सर्किट स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको वो चीज़ याद रहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये न्यूरोरॉबिक्स। आखिरी एक एक्सरसाइज बता देते हैं क्योंकि टाइम तकरीबन मेरे ख्याल से हो चुका है, तकरीबन हो गया ना टाइम, 34 हो गए, 40 मिनट बोले थे ना, तो आखिरी छोटे सा क्विकली बता देता। अच्छा पहले ग़िज़ा बता दूँ तेज़ी के साथ। देखें ग़िज़ा के अंदर तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक फ़िश है, फ़िश कर रखेंगे तो मैंने पहले लास्ट 2 ईयर्स के लेक्चर में इस चीज़ को कोट किया था। उसके बाद आपके पास जो चीज़ है अहम तरीन, वो क्या चीज़ है, जितनी भी आपके पास नट्स हैं, यानी बादाम भी नट्स के अंदर आता है, हैज़लनट, वॉलनट, यानी आपका अखरोट, वो कि महंगा हो गया है, ठीक है ना, ये आपके दिमाग के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है ना। यानी जितने भी नट्स हैं, वॉलनट, हैज़लनट, ब्राज़ीलियन नट और बादाम, ये सारे जितने भी नट्स की कैटेगरी है ये सारे। फिर एक कैटेगरी सीड्स की, ये सीसम सीड, तिल, जो आपके तिल आते हैं ना, बेहतरीन है ये, ठीक है। फिर आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रोकली है। आई डोंट नो कि ब्रोकली को उर्दू में क्या कहते हैं, बहरहाल ब्रोकली सबसे बेहतरीन जो है वो इसके अंदर है। चौथी चीज़ फिर आ जाती है इसके अंदर फ्रूट्स। आजकल आई हुई चेरीज़ आई, बेहतरीन है। एवोकाडो, कीवी आई हुई आजकल, कीवी और ब्लैकबेरीज आर ऑन टॉप। कि अगर आप ब्रेन के टॉनिक फूड की बात करें फलों के अंदर, तो आपके पास ब्लैकबेरीज हैं, चेरीज़ हैं, कीवी ये ऑन टॉप, एवोकाडो ये टॉप पर हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इवन ये आपका आजकल कीनू आया हुआ है, बेहतरीन है आपके दिमाग की टॉनिक के लिए। और इन तमाम को नट शेल में लेकर निचोड़ बताएं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे ऊपर ग़िज़ाओं में पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ना सिर्फ पानी, दीगर बीमारियों के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। दिमाग की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए रेगुलर आपको सर्दियों में जितना और गर्मियों में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी आपको, ये एक किस्म की आप समझें तमाम फूड एक तरफ और पानी टॉप पर है सबसे। उसके बाद अगर लिस्ट करेंगे तो फिर मछली है, फिर आप लिस्ट करेंगे तो ये नट्स हैं सारे, बादाम, अखरोट, इस तरह की चीज़ें सारी, ठीक है। तो ग़िज़ा आखिरी एक्सरसाइज बताया दूँ, फिर निकलते हैं, यानी इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। आखिरी एक्सरसाइज भी थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन उसको बहुत ही कंसाइज कर लेता हूँ। वो 5 मिनट और 4 मिनट और 15 मिनट वाला पैटर्न है। बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं किसी भी मसले की वजह से। पत्ता तोड़ लें, एक ये पत्ता सामने होगा, उस पत्ते के ऊपर 5 मिनट गौर करना है। कितने मिनट, फिर देखिए फिर घूम के 5 का आया ना। ये मैं आपको साइंटिफिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं बता रहा, ये साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हैं ये, ठीक है। पत्ते को देखें किस कलर का है, किस शेप का है, टेक्सचर कैसा है, रफ़ है, स्मूथ है, यानी जितना आपके जहन अज़ान आलिया के अंदर आ सकता है उस पत्ते के बारे में सोचें आप, अफादियत सोचें। कितने फिट के दरख्त के ऊपर ये वाला पत्ता निकलता है, सर्दियों में गर्मियों में रंग चेंज होता है नहीं होता, क्या साल भर रहता है या सिर्फ ख़ज़ा में गायब हो जाता है। कुछ प्लांट हैं सदाबहार साल भर रहते हैं, ख़ज़ा में भी असर नहीं। तो आप गौर करें, 5 मिनट गौर कर लिया, साइड पे गए, फिर बंद किया। अगला काम क्या करना है, इसको हम कहते हैं, इसको इस स्टेप के बाद जो स्टेप आता है बेसिकली वो वाला आता है माइंडफुल ईटिंग। अब जो इस्लाम ने भी कहा है, अब जो लुक़मा खा रहे हैं इस पर गौर करें 4 मिनट तक। ये आया कहाँ से, हलाल की कमाई से था, ये बना कैसे होगा, ये अनाज का दाना जो आया खेत में उगा हुआ, खेत में कैसे बना हुआ, ऊपर सनलाइट पड़ी होगी, पानी गया होगा, हल चला होगा, बीज डाला गया होगा, बीज से जनाब एक पौधा निकला होगा, पौधे ने जनाब इस फ्रूट बनाया, फल बनाया, जो ही बनाया होगा वो मार्केट में आया। मार्केट में आने के बाद मैंने रिस्क कमाया, रिस्क कमा के वही पैसे से मैंने जगह मार्केट लिया, मार्केट से ला के मैंने बेगम को दिया, बेगम ने इसकी आंडी बनाई, इस आंडी में ये शामिल हुआ, और अब मुझे हाथ में इतनी ताकत आई कि इस ताकत में लुक़मा आके मेरे मुँह में गया। जब मुँह में जाएगा तो उससे तवानाई मिलेगी मुझे। तवानाई में कहाँ खर्च, 4 मिनट लगाएं इस पर। आपका वो डिप्रेशन यूँ, आपका वो गुस्सा यूँ, और आपकी वो परेशानी मिनिमल लेवल पे आ जाएगी। 5 मिनट देखना, गौर करना, पत्ते कोई भी चीज़, इंजीर उठा लें आप, ठीक है, किशमिश उठा लें, किशमिश खा लें एक, उस पर गौर करें लें 4 मिनट, ठीक है। अगला मरला थोड़ा सा टाइम कर 15 मिनट्स वाला मरला है।
वो हम कह रहे थे हम कि माइंडफुल ईटिंग है, अब हम कह रहे हैं माइंडफुल थॉट। अब 15 मिनट मरकूज करने हैं, जो हमने प्रीवियस 2 ईयर्स के अंदर लेक्चर में बताया था, कंसंट्रेशन। 15 मिनट कोशिश करनी है दिमाग को कट ऑफ करके सिर्फ एक ही टॉपिक पर। अब इसके अंदर भी 20-21 एक्सरसाइजेज हैं कि कैसे करेंगे ये काम, ठीक है। अब आप इसके अंदर डॉट फिनोमेना भी है कि आप एक डॉट को देखते रहें, फोकस करें, आप कहीं और नहीं देखेंगे। या आप कोई एक चीज़ सोच लें दिमाग में, उसी पे सोचेंगे, कोई और चीज़ नहीं। जैसी वो सोच आई कोई और, उसको क्रॉस करने की कोशिश की, आप फ़ौरन उसी वाले पॉइंट पे मरकूज। 15 मिनट तक काम करना है आपने। ये एक दफ़ा में नहीं होगा, 2 दफ़ा में नहीं होगा, 3 दफ़ा में नहीं होगा। प्रैक्टिस जब करेंगे इट विल टेक फ्यू वीक्स कि आप ये चीज़ अचीव करना शुरू हो जाएंगे। 2 दिन की 4 दिन की बोला है तो मैं जैसे ही सोचता हूँ तो फलां चीज़ आने लगती है, तो आप छोड़ दिया, आपने फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि ये चीज़ फ़ौरन नहीं आएगी, क्योंकि आपने दिमाग में जो सर्किट दे दिया है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ 5 मिनट, यानी कोई चीज़ उठाई देखा उसके बारे में। चौथी चीज़ माइंडफुल ईटिंग, दूसरी चीज़ माइंडफुल ईटिंग, तीसरी चीज़ माइंडफुल थॉट। आखिरी चीज़ है कि आप जिसको कहते हैं बेल फिनोमेना, कि आपने जो टास्क बनाया हुआ है कि भाई इस चीज़ को मैंने अचीव करना है, तो उसके लिए आप बेल लगाते हैं। जो बेल आपको रिमाइंड, जैसे बेल रिमाइंड करेगी आप मुतवज्जो हो जाएंगे। मसलन आप बैठे हुए मुताला कर रहे हैं और आपने 5 टास्क लिख लिए कि ये करना है, तो 5 टास्क के लिए 5 डिफरेंट टाइम के लिए बेल लगा दिया, तो जैसे बेल बजेगी टास्क की तरफ दिमाग हो जाएगा आपका। तो ये बहरहाल डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। तो यहीं पर मैं अपने इस टॉपिक को रोकता हूँ। ज़ाहिर बात है चीज़ें बहुत सारी बताने होंगे, एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो आपको एक्सरसाइज बताई है, पहले मैंने वो जो 5 चीज़ें देखने वाली, फिर आपने जो है वो 4 चीज़ें महसूस करने वाली, 3 चीज़ें जो है वो आपने सुनने वाली, 2 चीज़ें आपने जो है वो सूंघने वाली, और 1 चीज़ आपने जो है वो खाने वाली, पहले एक्सरसाइज बताई थी। फिर हमने जो है वो सेकंड एक्सरसाइज आपको बताई माइंडफुलनेस की, कि आप 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। पहले चीज़ है ऑटो पायलट है, दूसरा फेज़ जो है इसका वो आपने इंटरनल अवेयरनेस चेंजेस को फील करना, तीसरे स्टेप के अंदर आपने एक्सटर्नल चीज़ों को अवेयरनेस के साथ फील करना है। फिर हमने थोड़ी सी ग़िज़ाएँ बताई हैं, जिसमें हमने 4 बेसिक ब्रैकेट्स बताए हैं। एक ब्रैकेट बेसिकली आपका नट से मुताल्लिक है, जिसमें बादाम, अखरोट वगैरह, हेज़लनट वगैरह आ जाते हैं। दूसरा स्टेप बेसिकली हमने आपको सब्जियों की अगर हम बात करें तो सब्जियों के अंदर बेसिकली जो ग्रीन वेजिटेबल ब्रोकली सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास फ्रूट आता है, उसमें ब्लैकबेरी की टॉप पर है, कीवी है, एवोकाडो, ये सारे जो हैं वो। फिर आपके पास जो है वो एक पूरा जो है वो फेज़ जो है वो मछली है। फिर आखिरी में सब पे टॉप पे हमने पानी की बात की है, ठीक है। फिर आखिर में हमने जो आपको स्टेप बताएं कि आप जो है वो 5 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, यानी एक बार किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सोचते रहें 5 मिनट तक, उस स्पेसिफिक उसके जितने भी सिनेरियो बन सकते हैं आपके दिमाग में। 4 मिनट के अंदर आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उसके बारे में गौर फ़िक्र करें, और 15 मिनट कोशिश करेंगे किसी एक टॉपिक को, एक पॉइंट को, एक नुक्ते को मरकूज़ करके जो है वो आप उसके बारे में सोचें, ठीक है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।